हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी साथी हमारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार सभी लोग पढ़ाई में अपने व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज आप सभी लोगों के लिए आज हम लेकर के आए हैं एक ऐसा टॉपिक। आज पढ़ाई लिखाई तो नहीं होगी प्यारे बच्चों, क्योंकि आज हम कुछ पॉइंट्स आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। ये सेशन का मिड टाइम चल रहा है, मतलब सेशन की स्टार्टिंग तो हो गई और ऑलमोस्ट बच्चों के 30 से 40% सिलेबस भी कवर हो चुके हैं। अब बात आ जाती है केमिस्ट्री में, जिसका एक सेगमेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। पिछले कई दिनों से लगातार मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहे थे कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत डर लगता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक मेरा कैसे रेडी होगा। ये सारी चीज़ों से लेकर के डेली बेसिस पे कई सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस डर को दूर करते हैं और अपने प्यारे बच्चों के लिए क्या करते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताते हैं जिनको कह सकते हो ध्यान में रख करके अगर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी को करें और इनकी तैयारी को बेहतर बनाई जाए। तो प्यारे साथियों, आज इसी क्रम में मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को के डर को दूर करने का एक शानदार वीडियो। इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी डर आपके मन में बैठा हुआ है वो सब यहां से दूर हो जाएगा और आप सभी के लिए भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अन सेगमेंट के अकॉर्डिंग सेम उसी तरीके से आपको ये भी बहुत अच्छी लगने लगेगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डर है आपके दिमाग में बैठा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शन होती हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नंबर लाना बड़ा मुश्किल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है, इसमें गलतियां बहुत हो जाती हैं, इसके प्रोडक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें, कौन सा मेजर है कौन सा माइनर, तो ये सारी गलतियां क्यों होती हैं, किस कारणों से होती हैं, आपके सभी वीक पॉइंट्स को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे भी। लास्ट में आपके साथ स्ट्रेटजी भी डिस्कस करेंगे कि किन किन इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पकड़ को मजबूत बना सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का संपूर्ण डर हो जाएगा गायब, खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंसते कहाँ। मतलब स्टूडेंट जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जाता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से उसको मन क्यों नहीं लगता है भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मन उठ क्यों जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझसे ना हो पाएगी। तो कहां कहां पे फंस जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ बेसिक रूल्स आप सभी को बताएंगे जिनको याद अगर कर लोगे तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के महारत हासिल कर लोगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में झंडा भी गाड़ दोगे। प्यारे साथियों, इसी क्रम में तैयारी को पूरी कैसे करेंगे, पूरी तैयारी को कैसे करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसकी क्या स्ट्रेटजी आप सभी की होनी चाहिए, उसको भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मतलब एक ऐसा वीडियो जिसमें हम सब कुछ डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। सबसे पहले हम आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो एक बार बेटा सभी बच्चे सेशन को शेयर कर देंगे अपने साथियों तक जिन बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बड़ा डर लगता है। तो भैया शुरू करेंगे आज की कहानी को, ठीक है। आज की कहानी को क्या करेंगे, शुरू करेंगे मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। सबसे पहले अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, तो आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुना होगा क्लास 10th में, जहां पे 10th का एक चैप्टर था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 10th में ये चैप्टर आपने पढ़ा था जहां पे आपको बताया गया था जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये बेसिकली स्टडी है कार्बन और उसके कंपाउंड्स की, ठीक है। और इसका डेली लाइफ में हमने बहुत सारे यूज किए थे। तो यहां से कहानी हमारी शुरू होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी कार्बन के बारे में करते हैं और कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के जो कंपाउंड बनता है उसे हाइड्रोकार्बन, यही हाइड्रोकार्बन की जो स्टडी है वो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे डेली लाइफ में हर जगह इन्वॉल्व है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। तो इन सारी जगहों पे हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेहद यूज दिखाई देता है। हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, फ्यूल बर्न करता है, हमें एनर्जी मिलती है, ये भी बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है, ठीक है। तो हम लोग एसी में बैठे हैं, गर्मी का मौसम है फिर भी ठंडी का मजा ले रहे हैं, ये भी केमिस्ट्री का ही पार्ट है कि नहीं है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी की जाती है, जैसे हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उन सारी चीजों को यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। ये बेसिक सा थीम था जिसको आप सभी लोग अच्छे से समझते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे थोड़ी सी चर्चा को और आगे अगर हम बढ़ाएं तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन डेली लाइफ पे थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपने डेली लाइफ में कहां कहां पे यूज कर पा रहे हैं। तो फार्मास्यूटिकल की अगर बात करते हैं तो हम लोगों के समय में अभी कुछ साल पहले ही कोविड का टाइम आया था, तो मेडिसिन के लोग परेशान हो गए। अभी तुम्हें सर्दी या बुखार हो जाता है तो भी तुम पैरासीटामॉल का यूज करते हो। तो ये सब क्या है, ये सब बनते हैं जो ड्रग्स बनते हैं उसमें केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा यूज है और उसमें स्पेशली केमिस्ट्री का कौन सा सेगमेंट बहुत ज्यादा यूजफुल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कह सकते हो यूज ज्यादा है। दूसरे पॉइंट पे अगर बात करते हैं फ्यूल्स एंड एनर्जी,
तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स होते हैं वो फ्यूल और एनर्जी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं, सोर्स माने जाते हैं, और साथ ही साथ एवरीडे प्रोडक्ट में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। हम लोगों को पता है कि जो हमारे पास प्लास्टिक की चीज़ें होती है, पॉलीमर्स की चीज़ें होती है, सस्ती भी होती है, हमारे लिए टिकाऊ भी होती है। तो डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का यूज करते हैं। जैसे किसी के बाल अगर सफ़ेद हो जाते हैं तो डाई का यूज कर लेता है ना, काले करने के लिए। तो डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बेस्ड है, ठीक है, जिसमें से डाई आप सभी के लिए आता है, प्लास्टिक आप सभी के लिए आता है। साथ ही साथ हम लोग परफ्यूम यूज करते हैं, अच्छे अच्छे फ्लेवर्स के यूज करते हैं। आज गर्मी का मौसम चल रहा है, मैंगो आइसक्रीम हम लोग खा लेते हैं, ठीक है। ठंडी में भी हम जा करके डिफरेंट फ्लेवर के क्या करते हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स की आइसक्रीम का यूज करते हैं। तो जो फ्लेवर बनते हैं, मैंगो फ्लेवर, लीची फ्लेवर, ये फ्लेवर, वो फ्लेवर, ये सब कहाँ से मिलता है? ये केमिस्ट्री की देन है बेटा, ये केमिस्ट्री की क्या होती है? देन होती है। तो केमिस्ट्री का हम अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। बिना केमिस्ट्री के कह सकते हो जीवन आज के समय में संभव ही नहीं है, जीवन आज के समय में संभव नहीं, क्योंकि हम लोग कपड़े भी पहनते हैं, ये भी केमिस्ट्री की देन है, सिंथेसिस कह सकते हो रेसेस से बने होते हैं ये सब। तो ये सारी चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज है। अगर हम थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाएं तो देखो, कॉमन चैलेंजेस इन द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी में कुछ कॉमन चैलेंजेस हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। वो कॉमन चैलेंजेस क्या होते हैं? जैसे हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ी चैलेंज की बात ये लगती है, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं थे 10th बोर्ड पे, 10th लेवल पे या 11th 12th के लेवल पे, तो वहां पे कहीं ना कहीं ये हो जाता था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मेरा भी मोह उठ जाता था। क्योंकि कुछ लोग तो पहले से बता के रखते थे कि सारी केमिस्ट्री तो तुम कर लोगे, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुमसे नहीं हिलने वाली, क्योंकि उनसे खुद नहीं हिलती थी, इसीलिए तकलीफ हो जाती थी। इसका कारण सबसे पहले ये आ जाता था क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ हमारे पास रिएक्शंस होती है, और रिएक्शन को याद करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो कुछ हमारे पास मेमोराइजिंग रिएक्शंस है, याद करने वाले रिएक्शंस हैं, जिनको याद करना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए हमारे लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी टफ बन जाती है। दूसरा, हमारे पास विजुअलाइजेशन की कमी होती है। देखो, हमें पता है कि जैसे कार्बन की वैलेंसी 4 है, लेकिन अगर उसका स्ट्रक्चर निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, तो उसकी ज्योमेट्री मिलेगी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड में जो वैलेंसी होती है उसको चेक कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसको जब तक विजुअलाइजेशन के थ्रू हम देख नहीं पाते कि कौन सा वैलेंसी कहाँ पे किस तरीके से ज्वाइंट है, अगर उसको विजुलाइज कर पाएंगे 3D मॉलिक्यूल्स के थ्रू, तो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी हो जाएगी। कहीं ना कहीं बच्चों में एक प्रॉब्लम ये आ जाती है, विजुलाइजेशन की वजह से हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तीसरा पॉइंट आ जाता है अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट। अब हमें पता होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, आप सभी को पता है, आप लोगों को सभी को पता है। जैसे अगर मैं कंपाउंड लिखता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन किससे कराता हूँ? HBr से कराता हूँ, तो आपको पता है एक प्रोडक्ट बनेगा ऐसा, CH3 CH Br, यहाँ जोड़ दोगे, CH3 यहाँ लिखोगे। कुछ लोग कहेंगे इसका दूसरा प्रोडक्ट ये भी बन सकता है, CH3 CH2 CH2 Br। अब इसको लिखोगे 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो क्या बोलोगे बेटा? प्रोपेन। और इसको क्या बोलोगे बेटा? 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या बोलोगे? 2 ब्रोमो प्रोपेन बोल दोगे। अब अगर हमसे पूछा जाए दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो हम बोलेंगे ये वाला मेजर बनेगा, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, और ये क्या बन जाएगा बेटा? माइनर बन जाएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये फंसता है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों को परेशान करता है, कि जो अप्लाइंग कॉन्सेप्ट होते हैं उनको अप्लाई नहीं कर सकते, और उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई ना करने की वजह से, उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई ना कर पाने की वजह से हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कौन सा प्रोडक्ट हमारा मेजर बनेगा और कौन सा माइनर बनेगा। जब हम ये अप्लाई नहीं कर पाते तो हमारे पास हो जाती है समस्याएं, और उन समस्याओं से हमारा केमिस्ट्री से मन भर जाता है, उठ जाता है। फिर आता है बेटा टाइम मैनेजमेंट। क्या आता है? टाइम मैनेजमेंट। दूसरा, पहले से ही हमें पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज्यादा है, एक एक रिएक्शन में ज्यादा से ज्यादा टाइम देना पड़ता है, जिसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पकड़ बेहतर बनाना चाहते हो तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा यूज करो, ठीक है। इसके लिए अब टाइम मैनेजमेंट पे थोड़ी सी चर्चा अगर हम कर ले, तो तुम्हें सबसे पहले एक मेन नोट्स बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी बेटा? मेन नोट्स। जो हम क्लास में पढ़ाते हैं वो नोट्स आपकी मेन नोट्स होनी चाहिए, उसमें जो भी पॉइंट आपका टीचर पढ़ा रहा है उस सारे पॉइंट्स को मेंशन होना चाहिए। अब ये कुल मिलाकर के मोटी सी नोट्स बनेगी, लेकिन साथ ही साथ आपको एक साइड नोट्स भी बनानी चाहिए इसकी। क्या बनानी चाहिए बेटा? साइड नोट्स बनानी चाहिए। और साइड नोट्स आपके लिए क्या काम करेगी? शॉर्ट नोट्स का काम करेगी, क्योंकि आपको पता है कि जब एग्जाम का टाइम आएगा तो मेन नोट्स को पढ़ पाना बहुत ज़्यादा कठिन होगा, क्योंकि इसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा इंक्लूड होगा। लेकिन अगर वहीं पे हम इसका शॉर्ट नोट्स बनाए हों, मतलब हमने कई बार चैप्टर को पढ़ा हो, फिर चैप्टर के वो पॉइंट्स निकाले हों जो पॉइंट हमारे एग्जाम में बार बार पूछे हों, उन पॉइंट्स को इंक्लूड करके जब हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो ये शॉर्ट नोट्स मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो अगर हम शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे तो टाइम मैनेजमेंट हमारा काम करेगा। अगर टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत शानदार होगा तो भैया समस्याएं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या कहा था, सबसे पहला पॉइंट होता है कि इसमें कुछ मेमोराइजिंग रिएक्शंस हैं जिनको याद करना पड़ेगा। याद करने का मतलब ये नहीं कि रटना है, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है और कॉन्सेप्ट के बाद उसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी है। फिर क्या करना है तुम्हें बेटा, फिर तुम्हें क्या करना है, विजुअलाइजेशन के थ्रू समझने का प्रयास करना है। कोई भी कंपाउंड बनाओ कैसे होगा तो उसका स्ट्रक्चर समझो, उसके बाद उसके प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को चेक करोगे, तब जाकर के आपको मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। तीसरा, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने आना चाहिए, जो इससे यहाँ पे कई सारे इफेक्ट काम करते हैं, रेजोनेटिंग इफेक्ट काम करते हैं, मेजोमेरिक इफेक्ट काम करते हैं। साथ ही साथ क्या होता है बेटा, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे लगाने हैं और उसके थ्रू जो प्रोडक्ट बनेंगे उसकी क्या कंडीशन है, स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर ये सारी चीजें तुमने बिल्ड कर दी तो टाइम मैनेजमेंट भी तुम्हारा बेहतरीन होना चाहिए। अगर टाइम मैनेजमेंट तुमने अच्छे से कर लिया बेटा तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट बल्ले बल्ले हो जाएंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी महारत हासिल हो जाएगी। तो हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से साथियों की अगर हम चर्चा करें तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है केमिकल रिएक्शंस को लेकर के, और इसके पीछे का रीजन होता है कि उनका बेसिक नहीं क्लियर होता। तो अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें ना बेटा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बेसिक्स पहले क्लियर होने चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप सभी के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। बच्चे यहीं फंस जाते हैं, बच्चे यहीं फंसते हैं, यही क्या हो जाते हैं बेटा, फंसते हैं। बच्चे कहाँ कहाँ फंसते हैं बेटा, सबसे पहले वो फंस जाते हैं केमिकल रिएक्शन को लेकर के कि रिएक्शन कैसे याद होगी। दूसरा वो फंस जाते हैं कहाँ पे बेटा, वो फंस जाते हैं रिएक्शन की मैकेनिज्म को लेकर के। अब वो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मेजर होगा, क्योंकि कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं लेकिन कौन सा मेजर होगा इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती है। तीसरा पॉइंट कहाँ पे फंसते हैं, नॉमेनक्लेचर के पार्ट पे फंस जाते हैं, क्योंकि उनको नामकरण करना नहीं आता। अब जैसे कोई कंपाउंड ये दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड क्या है। कहीं कहीं पे इसका नाम बेंजीन लिखा होगा, कहीं कहीं पे इसका नाम C6H6 लिखा होगा, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है वो पता होना चाहिए, उसका नाम क्या होगा वो पता होना चाहिए, साथ ही साथ वो जो स्ट्रक्चर आपने बनाया उसका नाम क्या है, ये सारी चीजें आप सभी को पहले से पता होनी चाहिए। आप सभी को पहले से क्या होनी चाहिए बेटा, पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो देखो, आइडेंटिफाई द वीक पॉइंट्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले अगर किसी बच्चे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है ना तो अपने कमजोर बिंदु को पहले पता करे कि उसके कमजोर बिंदु क्या है और उस कमजोर पॉइंट पे क्या कर दे बेटा, काम कर दे, तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेहतर हो जाएगी। जैसे पहला पॉइंट आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर का। जिस बच्चे को नॉमेनक्लेचर नहीं आता उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। अब नॉमेनक्लेचर में दो तरीके के नामकरण होते हैं, एक तो आईपैक नेम होता है और दूसरा क्या होता है बेटा, एक तो आईपीएससी नेम होता है और दूसरा जो होता है बेटा कॉमन नेम होता है। अगर आईपीएससी और कॉमन नेम दोनों अच्छे से तुम्हें आते हैं तब तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेहतर कर पाओगे, क्योंकि रिएक्शंस है तो रिएक्शन में कभी कभी स्ट्रक्चर बना के दे दीजिएगा आपको। अगर उसका नाम पता है तब तो आप स्ट्रक्चर के बेसिस पे उसके आगे की रिएक्शन मैकेनिज्म को फ्लो कर पाओगे। अदरवाइज कभी कभी क्या करता है वो नाम लिख देता है और नाम के बाद कहेगा प्रोडक्ट ऑफ 10 को, प्रोडक्ट का भी स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो नियमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हो तो सबसे पहले आईपीएससी नेम और कॉमन नेम उसको पता होने चाहिए। उसके बाद तुम्हें क्या आना चाहिए, रिएक्शन मैकेनिज्म। अब देखो तीन तरीके की यहाँ पे, तीन क्या चार तरीके की केमिकल रिएक्शन हम पढ़ाते हैं जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक क्या आ जाता है बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ जाता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तुम लोगों को अच्छे आने चाहिए, ठीक है। फिर तुम्हें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आने चाहिए। इलेक्ट्रोफिलिक क्या आना चाहिए बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आना चाहिए। इसी में बेटा एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी आता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर इन चारों रिएक्शंस के बारे में तुम्हें पता है, अभी तो मैंने तीन ही लिखा है, एक और होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्या आता है बेटा, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अगर बेटा इन चारों रिएक्शन के बारे में तुम्हें जानकारी है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी तुमको परेशान कर ही नहीं सकती। तो तुम्हें सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जानना चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जानना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन चाहिए और साथ ही साथ रीअरेंजमेंट रिएक्शन आपको आनी चाहिए और इसकी मैकेनिज्म को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझ जाना चाहिए। अगर ये चारों रिएक्शन तुम पढ़ सकते हो तो बेटा 11, 12 और आईटी जेई कह सकते हो, जो भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में आएंगे कहीं पे आएंगे आप कर लेंगे। तो इन चार रिएक्शंस की आप सभी को मैकेनिज्म भी पता होनी चाहिए। प्यारे साथियों, स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है आपको पता है, जो आपका मॉलिक्यूल बनता है वो 3D शेप में बनता है। तो 3D शेप में क्या होता है, एक बैलेंस तो टूवर्ड्स क्या होता है सब्जेक्ट और एक होता है अवे द सब्जेक्ट।
टूवर्ड सब्जेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने ऐसे देखा होगा लाइन बनी हुई, इसे बेस शेप बोलते हैं, और इसे कुछ बैलेंसी को ऐसे इंडिकेट किया जाता है, इसे डैश शेप कहते हैं। तो जो टूवर्ड्स होती है उसे हम बेस से दिखाते हैं, उसके बाद डैश से दिखाते हैं। इन सारी चीजों को स्टीरियो केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। तो याद रखोगे विजुअलाइजेशन, 3D मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर आपको अच्छे से विजुअलाइज करना आना चाहिए, किसका शेप कैसा है, ये वैलेंसी यहाँ है तो दूसरी वैलेंसी कहाँ होगी, कौन सा टूवर्ड्स है, कौन सा अवे है, ये सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, देखो यहाँ पे अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे जितनी ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेटा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है, कॉन्सेप्ट तो है लेकिन कॉन्सेप्ट लिखने के लिए ना आते, ज्यादा इस पे क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितनी शानदार रहेगी उतना ज्यादा बेटा यहाँ पे तुम्हें मजा आने वाला है। तो याद रखोगे ट्रांसलेटिंग द कॉन्सेप्ट into the ability to the solve complex chemistry problem। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दी गई हैं उनमें जो कॉन्सेप्ट है उसको अपने अकॉर्डिंग ढालो और फिर उसको अप्लाई करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, फिर उसको अप्लाई करके क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ी सी चर्चा को और आगे लेकर के चले, अब कहते हैं इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेहतर करने के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस प्रॉब्लम करनी चाहिए। डेली के डेली आपको क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट पढ़ने, उसके कम से कम 10 प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। जैसे मान लो तुमने मार्कोनी-काफ रूल पढ़ा है या फिर तुमने एंटी मार्कोनी-काफ रूल पढ़ा है, तो बेटा इस पे 10 रिएक्शन कम से कम तुम्हें बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये प्रैक्टिस तब तक करो जब तक इस कॉन्सेप्ट के सारी प्रॉब्लम को तुम सॉल्व ना कर पाओ। तो सबसे ज्यादा अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तुम्हें इफेक्टिव बनाना है, बेहतरीन बनाना है, तो तुम्हें सबसे पहले उस पर क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज करना पड़ेगा, ज्यादा मॉडल्स को देखना पड़ेगा, उसके हैबिटाइजेशन के बाद उसके शेप को देखना पड़ेगा, उसकी स्टेबिलिटी को चेक करना पड़ेगा, और स्पेड रिपीटेशन की बात करनी पड़ेगी। मतलब रेगुलरली आपको रिव्यू करना पड़ेगा, अपने आपने जो पढ़ा है उसको बार बार रेगुलरली क्या करना है, रिव्यू करना है कि हमने पढ़ा क्या है, और रिव्यू करने के बाद क्या करना है, रिपीटिंग कॉन्सेप्ट का यूज करके बार बार उसको याद करते जाना है और अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेना है। अगर ये 4 पॉइंट को तुम याद रखोगे, प्रैक्टिस, प्रॉब्लम, उसके बाद विजुअलाइजेशन, उसके बाद क्या है, स्पेस रिपीटेशन का यूज करोगे, तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेहतर हो जाएगी, बहुत शानदार और बहुत बेहतर हो जाएगी प्यारे साथियों। थोड़ी सी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। मास्टरिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैकेनिज्म की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा केमिकल रिएक्शन का यूज किया जाता है, और केमिकल रिएक्शन में पकड़ बनाने के लिए तुम्हें ये कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जैसे कोई भी रिएक्शन दी गई तो उसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा स्टेप क्या होगा, मतलब रिएक्शन इनिशिएट कैसे करेगी। जैसे मैं मान लेता हूं कि मेरे पास पता है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये एक एल्कीन है, अगर मैं HBr के साथ इसकी रिएक्शन कराता हूं तो क्या होगा, तो आपको पता है सबसे पहले स्टेप में इनिशिएशन होगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रिएक्शन शुरू कहां से होगी। तो रिएक्शन शुरू वहां से होगी जहां पे बॉन्ड वीक होंगे, तो वीक बॉन्ड कहां मिलेगा, डबल बॉन्ड के पास, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। अब बॉन्ड अगर ब्रेक करेगा तो दो कंडीशन है, या तो ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला जाए या तो इस कंडीशन के पास चला जाए। तो चेक करोगे तो इधर मान लो चला गया, तो इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव। अब हाइड्रोजन प्लस है, Br माइनस है, तो प्लस को माइनस से जोड़ना है, माइनस को प्लस से जोड़ना है। तो पहले स्टेप में तो आपको ये हो गया कि आपको ये पता होना चाहिए कि आइडेंटिफाई स्टेप क्या है, मतलब रिएक्शन के स्टेप को ब्रेक करना सीखना पड़ेगा कि रिएक्शन हमारी ब्रेक कहां से होगी। तो पहले स्टेप में करना पड़ेगा ब्रेक डाउन द रिएक्शन, एलिमेंट्री स्टेप, अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म को समझने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्टेप को ब्रेक करना पड़ेगा। जब ब्रेक करोगे तो क्या होगा, Br यहां जोड़ दोगे, CH3 यहां जोड़ दोगे, सिंपल सी बात है। उसके बाद अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रॉन फ्लो, जैसे मैंने दिखाया कि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर गया, तो इधर निगेटिव चार्ज आएगा और इधर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आपके इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अगर आप समझ पाओगे तो जिस साइड इलेक्ट्रॉन जाता है उधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो उस पर निगेटिव चार्ज आएगा। जैसे इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट किया है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर बढ़ी तो इधर निगेटिव, और इस तरफ कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव को निगेटिव से जोड़ दो, निगेटिव को पॉजिटिव से, फर्दर आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। कितना आसान है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को दिखाने के लिए कि इलेक्ट्रॉन जा किस तरफ रहा है, आपको कर्व एरो का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में क्या करना है, आइडेंटिफाई द ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। देखो ध्यान सुनना, आपके पास इनिशियल क्या होता है बेटा, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने पर एक स्टेट आती है जिसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। इस ट्रांजिशन स्टेट पे क्या बनता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। इंटरमीडिएट क्या बनता है बेटा, प्रोडक्ट बनता है।
और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की बात करें तो 6 टाइप के प्रोडक्ट यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले कार्बोकेटायन बन जाता है, फिर क्या बनता है बेटा, कार्बो एनायन बन जाता है, फिर क्या बनता है बेटा, फ्री रेडिकल बनता है। फिलहाल 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग, 12th के अकॉर्डिंग आपको 3 ही याद करने हैं, कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन और फ्री रेडिकल। जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसे कार्बोकेटायन कहते हैं, और नेगेटिव चार्ज आ जाए तो कार्बो एनायन कहते हैं। कोई भी चार्ज ना आए, एक फ्री ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसे कहते हैं फ्री रेडिकल। इसका फॉर्मेशन होता है हेट्रोजीनियस क्लीवेज के थ्रू, और इसका होता है होमोजीनियस क्लीवेज के थ्रू। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कार्बोकेटायन है, कार्बो एनायन है, इसी की स्टेबिलिटी के बेस पे क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्यारे साथियों, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो फार्मास्यूटिकल्स में करते हैं, मटेरियल साइंस में करते हैं, और सस्टेनेबल एनर्जी मतलब कम पैसे में ज़्यादा अच्छी एनर्जी को प्राप्त करने में करते हैं। तो ये कुछ बेसिक ट्रिक्स हैं जिनको याद करके आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेहतर कर सकते हैं। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बेटा सेशन को शेयर जरूर करना अपने उन साथियों तक जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करती है परेशान। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।